स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, नाम है इसका टैक्स रेट्स। टैक्स रेट्स क्या बताता है? गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है हर साल चीजों को ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना और उसके बाद अपनी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना। गवर्नमेंट के पास ये एक बहुत अच्छा टूल होता है अपनी रेवेन्यू बढ़ाने का या अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ देने का, एक्सीलरेट करने का। ठीक है ना? और टैक्स रेट्स के माध्यम से गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। जैसी इकोनॉमी उसको चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, वैसा वो इस पर काम करेगी। टैक्स रेट्स का सबसे बड़ा फायदा होता है हमें किसी भी देश की लिविंग स्टैंडर्ड का पता चलता है। यानी अगर हम ये बोलना चाहें इंडिया में ज्यादा लोग कमाते हैं या नीदरलैंड में, तो आप कहेंगे नीदरलैंड में, क्योंकि वहां पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। पर कैपिटा इनकम छोड़ो, अगर हम बात करें वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, तो यहां से ज्यादा हाई है। कैसे हाई है? क्योंकि गवर्नमेंट ने उनकी बेसिक लिमिट मान लेते हैं 8 लाख रुपए पर एनम रखी हुई है। कितनी रखी हुई है? यानी अगर कोई बंदा 8 लाख रुपए कमाता है तो उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, जबकि इंडिया में ये कितनी है? ठीक है ना? तो इससे पता चलता है कि इंडिया में एक पर्सन अगर अपने ऊपर 2.5 लाख रुपए तक का खर्च करता है पर्सनल, तो ठीक है। लेकिन वही नीदरलैंड में 8 लाख है, मान लेते हैं अमेरिका में 7 लाख 9 लाख, अब हमें एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ ये होगा, यहां से बहुत हाई होगा, 12 लाख होगा, 15 लाख होगा। तो जब पर कैपिटा इनकम $12,500 है, कुछ ऐसा ही है। ठीक है ना? तो अब ये हमारी बताता है सिस्टम क्या है। यानी अगर हमें इंडिया के बारे में जानना, अच्छा इंडिया अच्छा लोग ज्यादा खर्च करते हैं या पाकिस्तान के, तो कहोगे इंडिया के, क्योंकि यहाँ पर एग्जेम्पशन ज्यादा दी गई है, बेनिफिट ज्यादा दिए गए हैं। यहाँ का अच्छा है या बांग्लादेश का अच्छा, कहोगे इंडिया का अच्छा। तो कंपैरिजन में भी हम थोड़ा इस तरह से देख सकते हैं। यानी टैक्स रेट्स केवल टैक्स रेट्स नहीं बताते, बल्कि वो हमें ये बताते हैं कि एक देश अपने लोगों को कितनी छूट देता है अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए, रहने खाने पीने के लिए। और भी कई फायदे होते हैं, फिलहाल हम उतना डीप में नहीं जाएंगे। बस इतना समझ लो कि हमको आज की डेट में क्या करना है, टैक्स रेट्स करना है। जो इतने दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, टैक्स लगेगा टैक्स लगेगा। अरे इनकम तो कैलकुलेट करना सीख गए, टैक्स लगाना भी सीख जाओ। इनकम तो टैक्स कैलकुलेट करना आ गया ना। सैलरी देखा, हाउस प्रॉपर्टी देखा, पीजीबीपी देखा, कैपिटल गेन देखा, अदर सोर्सेज देखा, क्लबिंग देखा, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड देखा, डिडक्शन देखा। अरे अब तो सीख लो क्या, टैक्स रेट्स। आप सारी इनकम एक जगह रखो, डिडक्शंस ले लो, उसके बाद आप उस टैक्सेबल इनकम आ जाती है। क्या आ जाती है? और इस टैक्सेबल इनकम पर हम टैक्स रेट्स का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इस पर अगर हम टैक्स रेट्स का यूज करें तो हमें हमारे टैक्सेस मिल जाएंगे। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने चूंकि फ्यूचर में डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है, क्या आने वाला है, तो गवर्नमेंट ने इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दी है। क्या कर दी? तैयारी। कैसे तैयारी स्टार्ट कर दी? जिसको हम शॉर्टकट में डीटीसी बोलते हैं। दिल्ली में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है डीटीसी, अब यहां पर डीटीसी डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाएगा। अब चूंकि गवर्नमेंट को लाना तो बाद में है, पॉलिसी फॉर्मुलेट हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट उसको आज से ही इंप्लीमेंट कर रही है धीरे धीरे। कैसे? गवर्नमेंट ने टैक्स रेट के दो सिस्टम तैयार किए, एक जो पुराना चला आ रहा था, जिसको अब हम नाम देंगे ओल्ड टैक्स रेजिम, और दूसरा है न्यू टैक्स रेजिम। शुरू में ये ऑप्शनल था और ये डिफॉल्ट था, क्योंकि कई समय से चला आ रहा था। गवर्नमेंट को लाना तो ये था, नहीं समझे? आने वाले समय में डीटीसी में भी यही देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट को लाना तो यही था। अब चूंकि ये पहले से चला आ रहा है तो लोग यूज टू हैं, गवर्नमेंट ने कहा आपको हम ऑप्शन देते हैं, यहां जाओ। कुछ लोग चले गए,
कई लोगों को बेनिफिट मिला, चले गए। 1-2 साल चला, उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अब ये डिफॉल्ट हो गया और ये ऑप्शनल हो गया। सोचो, आज तक हम सब पढ़े, वो किसके लिए पढ़े, और आज की डेट में वो सब क्या है, उल्टा। और जो आज तक नहीं पढ़े वो क्या था, लेकिन अब क्या हो गया। यानी अब जब इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाओगे और अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा। आपने तो इसके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं। हम अब तक जो पढ़ रहे थे वो इसके लिए पढ़ रहे थे, हाँ या ना, नॉर्मल प्रोविजन। और अब वो क्या हो चुका है, ऑप्शन। इसको हम लोग नाम देते हैं 115 BAC। नॉर्मली हम इंडिविजुअल HUF की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम आगे नहीं बढ़ रहे, कंपनी नहीं बढ़ रहे, कुछ नहीं बात कर रहे, अभी हम कुछ बात ही नहीं कर रहे आपके सामने। हम केवल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि है क्या सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग अब दोनों चीजें मिलाकर पढ़ेंगे और सबसे पहले टारगेट रखेंगे इंडिविजुअल और HUF को, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे इंडिविजुअल और HUF से रिलेटेड। वंस द कंसेप्ट इज क्लियर, विल मूव ऑन। फर्म के क्या होगा, कंपनी में क्या होगा, नहीं समझे, AOPBOI में क्या होगा। पहले तो हम इसके बारे में देखें, एक नॉर्मल कंसेप्ट है क्या टैक्स रेट्स को लेकर के। हम लोग को एक स्लैब रेट बताया गया है, कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा, 2.5 लाख तक हमारी इनकम माफ होती है, उसको हम लोग स्लैब रेट्स कहते हैं। और ये अब ऑप्शनल स्कीम में आता है। किस में आता है, अरे इसी को हम कहते हैं नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट। उल्टा हो गया ना, यानी जो आज तक हम लोगों ने पढ़ा, नॉर्मल प्रोविजंस। स्लैब रेट क्या होता है, 2.5 लाख तक की इनकम पर टैक्स रेट 0 है। 2.5 लाख तक की इनकम पर आपका टैक्स रेट 0 है। 2.5 लाख से 5 लाख पर, 5 लाख से 10 लाख तक, और 10 लाख से ऊपर, बस ये हमारे एक नॉर्मल सिस्टम था। इसी को हम लोग बेस लेकर चलते भी थे, फिर आगे बात करते थे। आज भी हम वैसे ही बात कर रहे हैं। पहले हम स्लैब रेट जान जाते हैं। 2.5, 2.5 से 5, 5 से 10, 10 से ऊपर तो 5%, 0%, 5%, 20%, 30%, 0, 5, 20, 30। क्लियर हुआ। जो हमारी कैजुअल इनकम होती थी, क्या होती थी, देखो ये स्पेशल टैक्स रेट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ाते समय बीच बीच में आपको बता चुके हैं। बता दें इसके बारे में, ये स्पेशल टैक्स रेट्स हैं जो तुम लोग जानते हो, मैंने बताया है कई बार। तो सर ये क्या टैक्स रेट है, और जो अभी आपने 0, 5, 20, 30 बोला वो क्या है। ये स्पेसिफिक टैक्स रेट्स हैं स्पेसिफिक इनकम पर, इन पर यही टैक्स रेट लगेगा, वो नॉर्मल स्लैब रेट नहीं लगेगा। जैसे मैंने आपको बोला था LTCG होता है ना, उसका टैक्स रेट 20% होता है। हाँ भाई हाँ, टैक्स रेट 20% है। लेकिन मैंने बोला ये इंडेक्सेशन के साथ होता था। अब तो 23 जुलाई 2024 से इंडेक्सेशन मिलना बंद हो गया और टैक्स रेट हो गया 10%। टैक्स रेट हो गया 10%। बोलो, ये पक्की बात है। ये भी बताया था 12.5% वाला, याद आया है। कि अगर 23 जुलाई 2024 के पहले हम लोगों ने कोई प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर की है तो 20% का इंडेक्सेशन के साथ, और अगर 23 जुलाई 2024 या उसके बाद की है तो लैंड और बिल्डिंग के केस में 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, और फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। बोलो,
और जो ये सिक्योरिटीज का है इसके बारे में बताया गया था 10%, पहले लगता था और वो भी अब आ गया है 12.5%, यानी सबको मिलाकर कितना ला गया 12.5%, वो भी विदाउट इंडेक्सेशन। सिक्योरिटीज पर क्या था पहले 10% विदाउट इंडेक्सेशन था, अभी भी विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% कर दिया गया। लैंड और बिल्डिंग जो थी या अदर कैपिटल एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग 23 जुलाई 2024 तक हमारा, उसके पहले तक इंडेक्सेशन होता था 20%, अब बिना टैक्स इंडेक्सेशन के 12.5%, और बाकी जो बचे उनका भी विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%, यानी सबको एक तरह से बराबर कर दिया गया। एलटीसीजी अब नॉर्मली क्या है 23 जुलाई 2024 से 12.5%। अगर कुछ स्पेशल हमारी एसेट्स हैं जो सेक्शन 112A में कवर होती हैं, इक्विटी शेयर इन अ कंपनी, इक्विटी ओरिएंटेड फंड या बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स, ये 3 अगर एसेट्स हैं तो पहले हमारे ऊपर लगता था 10% ऑन एलटीसीजी, ठीक है, ये 1 लाख होगा ना, ये गलत मिसप्रिंट है, ये 1 लाख है, ठीक है ना, 1 लाख, अब 1.25 लाख हुआ है। पहले ये 1 लाख से ऊपर जो कमाई होती थी एलटीसीजी इन चीजों पर 112A में, उस पर 1 लाख से ऊपर हम जो कमाते थे उस पर हमें 10% का टैक्स देना पड़ता था। अब 1.25 लाख के ऊपर 12.5% का टैक्स देना है, ठीक है ना। हाँ 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 हाँ। 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, पहले इस पर हमारा 15% का टैक्स लगता था, अब हमारा इस पर 20% का लगता है, हाँ या ना। कौन कौन सी एसेट्स पर 111A में, वही जो अभी मैंने लॉन्ग टर्म में इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी, इक्विटी ओरिएंटेड फंड और म्यूचुअल फंड बिजनेस ट्रस्ट बताया, सेम वही 3 चीजें। पहले कितना था 15%, अब कितना है 20%। लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग, इन सब पर 30% का टैक्स रेट है। कितना है 30% का टैक्स रेट है, सोचना नहीं है इसमें। नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, देखो इसको यहां से हटा दिया गया, ऑनलाइन गेम्स को विनिंग फ्रॉम लॉटरीज वगैरह से हटा दिया गया, यानी कि अगर आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो उसके लिए 115 बीबीजे आ गया। 100 बीबी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज वगैरह के लिए टैक्स रेट को बताता है 100 बीबीजे, ऑनलाइन गेमिंग को 30% बताता है, हाँ या ना। जो अनएक्सप्लेन्ड मनी होती है, जो अनएक्सप्लेन्ड मनी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, उनको हम इस साल की इनकम मान लेते हैं और उस पर टैक्स रेट है 60%। बेसिकली 60 नहीं है 78% है परसेंट। 100 रुपया अगर मिल गया आपके यहां से बिना रिकॉर्ड तो 78 रुपया आपका टैक्स लग जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको ये समझ में आए कि हम लोगों ने अब तक कितना कुछ पढ़ा है। वो टैक्स रेट हमने पढ़े हैं पारी पारा, धीरे धीरे धीरे। ये जो पढ़ रहे हैं ये हमारे लिए है ऑप्शनल टैक्स स्कीम, जो आज की डेट में है स्लैब रेट। 2.5 लाख तक जीरो टैक्स रेट है, 2.5 से 5 लाख 5% है, 5 लाख से 10 लाख 20% है, 10 लाख से ऊपर 30% है। ये हमारा नॉर्मल स्लैब रेट है। ये सब हम लोगों ने देख लिया, अभी बाकी जो टैक्स रेट है वो यहां से हटा देना, वहीं पर चले जाना, ठीक है। जब हमारा टैक्स निकल जाता है ये हमारी इनकम निकल जाती है, हमने आपको बताया नॉर्मल टैक्स रेट्स क्या हैं या स्लैब रेट क्या है, बोलो। वो है 0%, 5%, 20% एंड, और हमने इसमें कुछ स्पेशल टैक्स रेट्स अभी अभी बताया आपको। अब चाहे विनिंग फ्रॉम लॉटरी हो गया, ऑनलाइन गेम्स हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, 111A वाला, सारी चीजें बता। आप इन टैक्स रेट्स का यूज करते हैं, टैक्स निकालते हैं और इसमें से रिबेट देते हैं। क्या देते हैं? अंडर सेक्शन 87A दे दिया, आपके पास ये इनकम आ गई। अब जो इनकम आई इस पर हम लोग चार्ज करते हैं सरचार्ज, ये जो टैक्स आया सॉरी,
ये जो टैक्स आया इस पर हम चार्ज करेंगे सरचार्ज, टैक्स के ऊपर टैक्स, और वो जो निकलेगा उसके ऊपर फिर हम चार्ज करेंगे HEC हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। बेसिकली ये जो सेस वगैरह लगाया जाता है ये शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म से चला आ रहा है। गवर्नमेंट इसको शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करती है ताकि लोगों की पढ़ाई और हेल्थ के लिए ध्यान दिया जा सके, ये टैक्स वसूलती है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म का हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी चल रहा है। ये आ गया आपका, बस इतना ही याद रखना है। ये आपकी टोटल क्या निकली, टैक्स लायबिलिटी। इस टैक्स लायबिलिटी में से आपने ऑलरेडी कुछ टैक्स जमा कर दिया है, एडवांस टैक्स, TDS, TCS, हाँ या ना, एडवांस टैक्स, TDS, TCS और कोई भी टैक्स जो आपने प्रीपेड किया है वो माइनस कर दो, जो बचा वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी, उतना अब आपको देना और बाकी रह गया। क्लियर हुआ? कुल मिलाकर ये समझ में आया, पहले इनकम निकालो सारे हेड्स की, इसमें से जो स्पेशल टैक्स रेट्स हैं उनको ले लो, फिर बाकी जो इनकम बची उन पर स्लैब रेट लगा दो। बात समझ में आई? टोटल टैक्स निकल गया, उसमें से रिबेट दे दो, जो बचा उस पर सरचार्ज जोड़ो, उसमें HEC जोड़ो, उसमें से माइनस करो जो आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो, एडवांस टैक्स, TDS, TCS और कोई भी अमाउंट जो जमा हो चुका है, जो बचा आपकी वो नेट लायबिलिटी है। अब क्लियर हुआ कंसेप्ट? ये सिस्टम है हमारा। लेकिन गवर्नमेंट ने अब जो स्कीम अब तक चल रही थी ये वाली, उसको कर दिया ऑप्शनल और इसके बदले ला दिया लेकिन अभी भी यहां तक बढ़ने से पहले हम कुछ और बताएं। मैंने आपको अभी अभी स्लैब रेट बताया, $0 to 2,50,000, 2,50,000 1 से लेकर के 5 लाख, और 5 लाख 1 से लेकर के 10 लाख, और 10 लाख 1 से लेकर के प्लस, तो यहां लगेगा आपका 0%, 5%, ये लगता है इंडिविजुअल और HUF के ऊपर। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल की एज 60 और मोर हो जाए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उस केस में ये 3 लाख हो जाएगा, और ये 3,01,000 से बाकी सब कॉमन रहेगा। समझ में आई बात? यानी एज ज्यादा हो गई तो गवर्नमेंट ने आपको कुछ ज्यादा बेनिफिट दे दिए। लेकिन अगर ये परसेंटेज वही है, बोलो, लेकिन अगर एज 80 साल से ज्यादा हो जाए तो ये 5 लाख तक 0 हो जाता है। 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक, और 10 लाख प्लस अगर रहा, ये आपके स्लैब रेट है। अब चाहे ये इंडिविजुअल रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इंडिविजुअल और HUF के ऊपर हमारे ये स्लैब रेट लगते हैं। अब HUF की तो एज होती नहीं, तो उसके ऊपर नॉर्मल ही लगेगा। इनकी एज होती है इंडिविजुअल की, तो इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया गया। कुछ समझ में आया? जो स्पेसिफिक टैक्स रेट है वो रखोगे, उनके अलावा जो बचा वो इस स्लैब रेट में चला जाएगा। चले, हम लोग यही पढ़ाते थे, कई सालों से ऐसे ही पढ़ा रहे थे, लेकिन एक झटका लगा बच्चों को, सबको, और गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रेजिम ले आई। गवर्नमेंट चाहती है धीरे धीरे लोग इसी में ही आ जाएं, तो शुरू में पहले ये ऑप्शनल थी,
अब गवर्नमेंट ने इसको डिफॉल्ट कर दिया। जो ये पढ़ते थे ये पहले हमारे लिए डिफॉल्ट होती थी, अब ये ऑप्शनल हो गई। तो हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है वो यही पढ़ा है, और वो क्या हो गया है, ऑप्शनल। तो सर जो पढ़ाना था वही पढ़ाना था ना आपको। अरे पहले नॉर्मल प्रोविजन तो जान लो, तो वो पढ़ाना जरूरी था नॉर्मल। अच्छा, अब ये डिफॉल्ट टू ऑप्ट है। 24-25 तक ये स्लैब था, हमसे कोई लेना देना नहीं। 25-26 से ये जहां 6 लाख होता था, देखो इधर, ये जहां 6 लाख था वो अब कितना हो गया, बस इतना फर्क आया है। देखो नीचे वाला और ऊपर वाले में देखो, तो जहां 6 था वो 7 हो गया, 9 है, 10 हो गया, उसके बाद सब बरोबर हो गया। ठीक है ना। तो 0 से 3 कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 से 7 5%, और देखो 5% बढ़ रहा है, 5, 10, 15, 20, 30। तो कहा गया 7 से 10, 10 से 12, 12 से 15, 15 से ऊपर, 0 से 3, 3 से 7, 7 से 10, 10 से 12, 12 से 15, 15 से ऊपर, 0, 5, 10, 15, 20, 30। याद रहेगा, ये स्लैब रेट है। लेकिन जब आप यहां न्यू टैक्स रेजिम में आएंगे तो गवर्नमेंट कहती है ऐसे थोड़ी है, आपको सब बेनिफिट ही मिल जाएगा। क्या क्या गवर्नमेंट ने ये बोला, भैया ऐसे नहीं हो सकता ना कि 100 रुपए पर 10% टैक्स लगाओ या 100 पर 12 रुपए टैक्स लगाओ, तो हर आदमी 10 पर जाएगा। आपको 10 इसलिए दिया गया ताकि आप कुछ बेनिफिट्स हटा लो अपने। ये जो बेनिफिट बढ़ा दिया गया है ना, देख रहे होगे न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स कम बनेगा, लेकिन गवर्नमेंट को कई नुकसान होने लगेंगे। तो गवर्नमेंट ने जो फालतू के बेनिफिट्स थे आपके, जो हम लोग नॉर्मल इनकम टैक्स में पढ़े हैं, उनको कम या ज्यादा कर दिया। क्या कर दिया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप नॉर्मल प्रोविजन में जाए तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलता था सैलरी में से। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में आएंगे तो आपको डिडक्शन 75,000 का मिलेगा। कितना मिलेगा, 75,000 का मिलेगा। इसके अलावा क्या क्या प्लस या माइनस किया उसको देखते हैं हम लोग, अब वो देखने की बारी है। हाँ या ना। इस बार नया स्लैब रिवाइज हो गया, न्यू टैक्स रिजिम में भी रिवाइज हो गया। न्यू टैक्स में भी 2 स्कीम है, ओल्ड एंड न्यू। क्या बोला मैंने, न्यू में भी 2 हो गई, एक ओल्ड एंड न्यू। तो हम लोग को तो ओल्ड को तो देखना नहीं है, न्यू को ही देखना है। 3 से 7, 3 से 6 वाला मत देखना, 3 से 7, 7 से 10, 10 से 12, 12 से 15, 15 से ऊपर, उसको देखना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 50,000 था, अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में आते हैं तो वो से कितना हो जाएगा। फैमिली पेंशन का जो बेनिफिट हमको मिलता था, डिडक्शन अदर सोर्सेज में 15,000 मिलता है अभी भी, वो उस नॉर्मल प्रोविजन में 15,000 या 1/3, अब मिलेगा कितना। एनपीएस का कंट्रीब्यूशन जो 10% है नॉर्मल प्रोविजन में, ये किसमें कितना हो गया, 14%। ये मैंने पढ़ाया था आपको, एनपीएस सेक्शन 80 सीसीडी। अटल पेंशन योजना, जिसमें 80 सीसीडी 1, 2 दोनों थे। ये अब डिफॉल्ट टैक्स रेजिम हो गई, लेकिन अगर आप पुराने टैक्स रेजिम में जाना चाहते हो तो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट चाहती है पुरानी रेजिम से लोग हटें, न्यू टैक्स रेजिम में आए, इसीलिए इसको डिफॉल्ट कर दिया। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख है, चाहे कोई भी एज हो, 60 साल 80 साल, जैसे उसमें क्या था 2.5 लाख तक 60 साल, 60 साल से ऊपर 3 लाख, और 80 साल के ऊपर 5 लाख। यहां वो नहीं है, यहां पर सबके लिए 3 लाख। रिबेट जो मिलती है वो 7 लाख तक माफ है। सोचो, अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो सब रिबेट ले लो, यानी 7 लाख तक टैक्स तो कैलकुलेट करो, लेकिन 1 रुपया टैक्स देना नहीं है, सब माइनस हो जाएगा रिबेट। सरचार्ज हाईएस्ट कितना है, पहले जो ओल्ड रिजिम में ये 37% था, अब कितना हो गया
ये चेंजेस आए हैं इस बार। अब मैक्सिमम आपका जो सरचार्ज है वो 25%। तो हम लोग को अभी सरचार्ज वगैरह आराम से पढ़ना है। तो कुल मिलाकर हमको ये समझ में आया कि जो भी हमारी इनकम कैलकुलेट होती है उस पे स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्स लगा लो, जो स्पेसिफिक इनकम होती है। जो बाकी इनकम बची उसको या तो हम डिफॉल्ट टैक्स स्कीम में ले जाएंगे या न्यू टैक्स रिजिम, ऑप्शनल टैक्स रिजिम में ले जाएंगे। जो न्यू टैक्स रिजिम है वो डिफॉल्ट हो गई। अब जो नॉर्मल प्रोविजन वाला है वो ऑप्शनल है। और उस स्कीम में बोला गया है नॉर्मल स्लैब 2.5 लाख, 2.5 लाख से ऊपर 3 लाख, सॉरी 2.5 से 5, 5 से 10, 10 से ऊपर। हाँ या ना। और 60 साल की एज वालों के लिए 3 लाख हो गया, 3 से 5, 5 से 10, 10 से ऊपर। और 80 साल से ऊपर वालों के लिए 5 लाख तक निकले, 5 से 10, 10 से ऊपर। जबकि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम कहती है 0 से 3, 3 से 7, 7 से 10, 10 से 12, 12 से 15, 15 से ऊपर। तो 0, 5, 10, 15, 20, 30%, 25 गायब है। चले, कहा कि अगर आप इस रेजिम में आएंगे, किसमें, डिफॉल्ट वाले में, आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे। ये आपको बेनिफिट्स, लीव ट्रेवल कंसेशन भूल जाना, हाउस रेंट अलाउंसेस भूल जाना, ना आपको एलटीसी मिलेगा ना हाउस रेंट अलाउंसेस मिलेगा। जो आपको स्पेशल अलाउंसेस मिलता था घर से ड्यूटी और ड्यूटी से घर के लिए, हाँ या ना, जो ड्यूटी पूरी करने के लिए स्पेशल अलाउंसेस या पर्सनल एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए स्पेशल अलाउंसेस मिलते थे, उनका बेनिफिट नहीं मिलेगा। डेली अलाउंसेस वही घर से ड्यूटी, ड्यूटी से घर, हाँ या ना। एग्जेम्पशन रिस्पेक्ट ऑफ द माइनर चाइल्ड इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द पेरेंट, जो 1500 रुपए का बेनिफिट मिलता था ना पर चाइल्ड मैक्सिमम, वो नहीं मिलेगा। एसईजेड के यूनिट्स का जो डिडक्शन मिलता है, डिडक्शन मिलता है 10AA में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को, किसको मिलता है? ऐसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जो एसईजेड में है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो ये बेनिफिट मिलता है 10AA, वो अब नहीं मिलेगा। जो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस और प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन था सैलरी में, वो नहीं मिलेगा। यहाँ केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, वो भी 75,000 का। इंटरेस्ट ऑन लोन का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो सोचो, यानी अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो सैलरी पढ़ रहे थे एक तरह से, ये सैलरी हटाए गए, ये सैलरी में से अब बेनिफिट नहीं मिलेंगे। पक्की बात। हाउस प्रॉपर्टी में भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यह हाउस प्रॉपर्टी का केस हुआ। पीजीबीपी देखा जाए, एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और सेक्शन 35 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। देख लेंगे बाद में, हमें केवल अब बताना है हल्का हल्का कि क्या नहीं मिलेगा। तो हम लोग को ये याद रखना है, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, सेक्शन 35 का जो एक्स्ट्रा है आउटसाइड एजेंसीज को जो हम लोग देते थे ना साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वो नहीं मिलेगा। 35AD का बेनिफिट आप नहीं ले सकते और 80C to 80U का बेनिफिट नहीं ले सकते, कुछ को छोड़कर। ठीक है ना। कई बेनिफिट देखो हटा दिए गए, नहीं सब नहीं हटाए, कई हटा दिए। और ऐसी चीजें हटाई हैं जो नॉर्मली लोग अवेल कम करते हैं। जैसे हर आदमी एचआरए में नहीं जाता, एचआरए में वही जाता है जो पैसे वाला हो। लीव ट्रेवल कंसेशन का बेनिफिट हर एम्प्लॉय को नहीं मिलता, वही होता है जो बहुत हाई इनकम ग्रुप का होगा सैलरी में। नहीं समझे, स्पेशल अलाउंसेस उसी को मिलेंगे। माइनर चाइल्ड की इनकम हटाना जेन्युइन है ही, अब तो आपको ज्यादा बड़ा, वो 7 लाख तक माफ कर रहे हैं ना, तो 1500 की क्या औकात है। इसी तरह टैक्स हॉलीडेज जो हम लोग आपको बेनिफिट देते थे सेक्शन 16 में, वो सब हट जाएंगे। ये आपके एंटरटेनमेंट अलाउंसेस और प्रोफेशनल टैक्स सेक्शन 16 के, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो बढ़ा दी, 50 से 75 कर दिया, तो अब बाकी दो क्यों ले रहे हो। सेक्शन 10AA एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स का बेनिफिट हटा दिया। इसी तरह पीजीबीपी की अगर बात करें तो एडिशनल डेप्रिसिएशन जो मिलता था उसका बेनिफिट हटा दिया। सेक्शन 35 आउटसाइड एजेंसीज का हटा दिया। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाते हैं तो डिडक्शंस वो नहीं मिलेंगी। 35AD जो इन्वेस्टमेंट लिंक्ड बेनिफिट था वो नहीं मिलेगा, डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। ठीक है ना।
सर्टेन लॉसेस नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ, कुछ लॉसेस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। Depreciation from any earlier assessment year if such loss or depreciation is attributable to any of the deduction to in one above, छोड़ दो अभी, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी छोड़ दो, ये जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस समय हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब डिफॉल्ट टैक्स रिजिम यानी इस न्यू टैक्स रिजिम में अगर से आप हटना चाहते हैं, आप जब इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएंगे ऑटोमेटिक यही दिखाएगा, लेकिन आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो फॉर्म 10EA भर करके पुराने वाले पर जाना चाहते हैं, 2.5 लाख 2.5 लाख से 5 लाख 5 लाख से 10 से ऊपर। तो अगर आपकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है तो हर साल आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है तो हर साल चेंज कर सकते हैं, आपको जहां मर्जी वहां जाओ। लेकिन अगर आपकी पीजीबीपी की इनकम है तो एक बार अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया पुराने में जाने का, तो आप फिर बाद में नए में नहीं आ सकते, नहीं चेंज कर सकते। अब कभी भी क्या 1-2 साल में हट ही जाएगा सब, ठीक है ना। गवर्नमेंट भी परेशान नहीं होना चाहती ना। अब पीजीबीपी वाले बहुत परेशान कर देंगे गवर्नमेंट को, पहले डेप्रिसिएशन लेंगे फिर कहेंगे नहीं लेंगे, फिर लेने लगेंगे फिर नहीं लेंगे, नहीं समझे। गवर्नमेंट हैरान और परेशान, कहां तक वो भी हिसाब रखेगी। तो गवर्नमेंट ने कहा जिसका पीजीबीपी का भैया वो किनारे हाथ जोड़ते हैं, किनारे रखो उसको, नहीं तो हम लोग तुम लोग हमें मार डालोगे। हाँ भाई, नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने अपनी स्कीम को चेंज कर दिया डिफॉल्ट से न्यू टैक्स रिजिम से ओल्ड में, तो अब आप चेंज नहीं कर सकते, हाँ या ना। Once such option is exercised, it would apply to subsequent assessment years. देखो ये लिया, एक टाइम आपको केवल मौका मिलेगा, कितनी बार, केवल एक बार। Such person who has exercised the above option of shifting out of the default tax regime for any previous year shall be able to withdraw such option only once. आपको हो सकता है एक बार गलती का एहसास हो तो आप ठीक कर लें, डिफॉल्ट से आप चले गए थे ओल्ड वाले में, अब ओल्ड से वापस आने चाहते हैं, एक मौका मिलेगा, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा, नेवर बी एलिजिबल। किया जाए इस क्वेश्चन को। मिस्टर एक्स की टोटल इनकम 16 लाख है, कॉम्प्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी 25-26 की, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम यानी 115 बीएसी। मैंने थोड़ी देर पहले बोला केवल याद रखो 115 बीएसी जो न्यू टैक्स रेजिम है। अब देखो 16 लाख की इनकम को तुम लोग बोल सकते हो अप टू ₹3 लाख, कितना लगेगा, 3 लाख से 7 लाख, और 7 लाख 1 से लेकर 10 से 12, 12 से 15, और 15 लाख प्लस, इसका टोटल इनकम है 16 लाख। तो 4 लाख का 5%, 3 लाख का 10%, 30,000 फिर से, बोलो 60,000, और 1 लाख बचा 30,000, बोलो टोटल कितना है, 1,70,000। सरचार्ज अभी हमने पढ़ाया नहीं है लेकिन हमें मालूम है नील है, एचईसी लगना ही लगना है। ये आया,
ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है। लेकिन अगर हम पुराने वाले में जाना चाहें, किसमें, और वहां पर किसी की एसएससी की एज 45 साल है, 63 साल है, 83 साल है, तो क्या होगा? तो हम यहाँ लिखेंगे ऑप्शनल टैक्स रेजिम। इसको हम दूसरा वर्ड भी लिखेंगे अब, एज पर नॉर्मल प्रोविजन। बोलो। तो अगर एज 45 साल है तो अप टू रुपीज 2.5 लाख, 2,50,001 से लेकर 5 लाख। दस लाख से ऊपर कितना? ये 5, ये 10 सही लिखा है, ये है। अच्छा अब बताओ, टैक्स कितना बना? यही आ रहा है? पक्का? सरचार्ज ले लो, नील। टोटल आ गया 292,500, HEC 4%। हम्म। बोलो। टैक्स में फर्क नजर आ रहा है तुम लोग को ऊपर? सही है ना कैलकुलेशन? कौन सा, ये 292,500 सही है। इसका 4% निकालो। 10,000 आएगा ना? 1 लाख का 11,000, कितना आया टोटल? ठीक है, चल सकते हैं आगे। अगर इसकी एज 45 ना होकर 63 साल होती तो 3 लाख तक माफ करते। एज है 63 साल। 3 लाख से लेकर 5 लाख तक 10,000, नहीं, 3, 4, 5, ठीक है, 2 लाख, 2 लाख का 5% कितना हो गया? 10,000। हाँ, 5 लाख से लेकर 1 लाख ही आएगा, और 10 प्लस हो जाएगा 81। कितना हो गया टोटल? चले आगे। अगर ये 63 साल ना होकर 83 साल होता, इसको हम कहते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। 5 लाख तक पूरा पूरा माफ कर दो। 5 लाख से 10 लाख, और 10 प्लस हो जाएगा 81। सरचार्ज नील।
दिस इज योर आंसर, नोट कर लें इसको। ये बता दिया मैंने, ये बता दिया। जो 60 साल हो जाए किसी भी समय पिछले साल में, ये बता दिया मैंने। ये भी बता दिया रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों के लिए है, बोलो। और नीचे वाला जो है ये 1A, 1A तो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए था, लेकिन बाकी जो दोनों है वो केवल रेसिडेंट के लिए है। इसका मतलब कि जो हमारा नॉन रेसिडेंट है उसको एज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक एचयूएफ को सोचना नहीं है, जो एचयूएफ के ऊपर वही नॉन रेसिडेंट के ऊपर। रेसिडेंट को 3 बेनिफिट मिलते हैं, ये 60 साल, 60 साल से ऊपर और 80 साल से ऊपर। सरचार्ज की बात करते हैं। थोड़ा टेंशन रहेगा इसमें सरचार्ज में, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे तो खत्म हो जाएगा। इन लोगों ने बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया है इनकम टैक्स को, बेसिकली इतना था नहीं, इन लोगों ने बना दिया है, धीरे धीरे चीजें बढ़ाते 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 बढ़ाते। अब खुद तो कुछ याद रखना नहीं है। देखिए, लेकिन हाँ, इस कॉम्प्लेक्स का फायदा एक सीए ले सकता है, सीएमए ले सकता है, क्लाइंट से फीस ले सकता है ज्यादा। नहीं तो कहेगा लो जाओ पढ़ लो इनकम टैक्स। कहेगा नहीं माई बाप, आप ही पढ़ो, आप ही तेज हो। देखो, अगर किसी की इनकम 1 लाख तक है, 1 करोड़ तक है, सॉरी, 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़ और 5 करोड़ तक है, तब सरचार्ज। सरचार्ज क्या है? आपकी एक्स्ट्रा इनकम पर एक्स्ट्रा टैक्स है। अगर आप एक लिमिट से ऊपर कमा रहे हो, 50 लाख से ऊपर कमा रहे हो आप, तो आप थोड़े अमीर हो गए, तो उस अमीरी का फायदा सबको दो, थोड़े गरीब बन जाओ। तो कहा गया अगर 11A, 112A, 115AD और डिविडेंड नहीं है तो सीधे 10%। ये मान लो कि नॉर्मल है, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर आपकी इनकम है तो आपको 10% का सरचार्ज देना है। सरचार्ज जो होता है वो टैक्स के ऊपर टैक्स है। हाँ या ना? अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है तो, और अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो, और अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो, बस अभी इतना ही याद रखना है। कितना? 10, 15, 25, 37। और थोड़ी देर पहले मैंने बोला भी था कि न्यू टैक्स रेजिम में जो हम लोग का है वो हाईएस्ट, ये ओल्ड है, 25% आएगा वो अभी। यहाँ पर सरचार्ज भी ज्यादा है, ठीक है ना? अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ तक है, कहां तक है? ढंग से सुनना, कैलकुलेशन आने वाला है। आपको ये समझ में आया, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में 25% और 5 करोड़ से ऊपर 37%। जिस तरह स्लैब रेट से 20% गायब था, उसी तरह यहां पर भी 20% गायब। ठीक। अगर आपकी इनकम में 111A, 112A, यानी वो लॉन्ग टर्म की वो 3 चीजें, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इक्विटी शेयर, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स, ये 3 चीजें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की हैं, 115AD और डिविडेंड, अगर ये चीजें हैं, नहीं है तब तो ये नॉर्मल लग जाएगा। अगर हैं, अगर हैं और आपकी इनकम 2 करोड़ तक है, कहां तक है? तो भैया 2 करोड़ के बीच में तो ये लगेगा, बोल लो। और अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो आप इधर आ जाइए, 2 करोड़ से तो इधर आ जाइए। आपकी टोटल इनकम क्या है और उसमें क्या क्या शामिल है ना?
2 करोड़ से ज्यादा है और उसमें ये इनकम से शामिल है, तो कहा गया कि जो भी आपकी डिविडेंड है, 111 ए है, 115 एडी है, इस पर सीधे सीधे 15% टैक्स लगा दो। कितना? और जो बची हुई इनकम है, जो स्पेशल इनकम है, उस पर टैक्स लगा दो सीधे सीधे 15% सरचार्ज। और जो बची हुई इनकम है इनको हटाने के बाद, उसमें 2 करोड़ तक 15%। ठीक तो है, 2 करोड़ तक 15%। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की इनकम है तो ठीक तो है, और 5 करोड़ के ऊपर है तो 37%। बात तो वही पड़ी, यानी स्पेशल इनकम पर 15% एक फ्लैट लगा दिया सरचार्ज। समझ में आ रही है बात? ये कौन सा स्कीम मैं बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, मैं बीएससी नहीं पढ़ा रहा, ये ओल्ड टैक्स रेजिम चल रहा है, ऑप्शनल वाला, नॉर्मल प्रोविजन वाला। बड़ा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है नहीं? नहीं ठीक है, मर जाएगा। आम इंसान की बात मत करो। ऐसे ही इनकम टैक्स का पेपर वर्ल्ड का टफेस्ट नहीं है, इंडिया का। तुम लोग सबसे टफ टॉपिक पढ़ते हो, मालूम है ना? कह तो रहे वर्ल्ड का टफेस्ट माना जाता है पेपर, सीए का एग्जाम का, डीटी का। तो तुम लोग छोटी मोटी चीजें नहीं पढ़ रहे हो। हाँ, नहीं वर्ल्ड लेवल नहीं, उसमें भी। अच्छा, मैंने क्या बोला? 50 लाख तक, 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से ऊपर। 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है। 50 लाख से 1 करोड़ के अंदर 10%, रेट वही है 10%, 15%, 20 गायब कर देना, 25%, 37%। 10, 15, 25, 37। अगर आपकी ये इनकम है स्पेसिफिक 111, 112, 115 एडी और डिविडेंड, और 2 करोड़ तक है, तो सोचना ही नहीं है। 2 करोड़ के ऊपर है तब तो सोचो। जो स्पेसिफिक इनकम है 15% लगा दो, जो बची हुई इनकम है 2 करोड़ तक 15, 25 और 37। क्योंकि 2 करोड़ से अधिक है ना, तो सरचार्ज तो बट ऑब्वियस है, ये वाला आएगा नहीं, ये वाला ही आएगा। ठीक है, ठीक है ना? तो 2 करोड़ तक की इनकम पर 15, 2 करोड़ से ऊपर जो होगा 5 करोड़ तक 25, और 5 करोड़ के ऊपर की इनकम जो होगी 37%। 115 एडी जो मैंने ऊपर बोला था वो क्या है? वो स्पेशल टैक्स रेट है, इनकम ऑन सिक्योरिटी, इनकम ऑन सिक्योरिटीज एंड इन कैपिटल गेन टू एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर लगता है। इंडिविजुअल का हम लोगों ने लगभग लगभग सब कर लिया। देखो, जो हमारा न्यू टैक्स रिजिम है उसमें जो सरचार्ज लगेगा, 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% सेम है, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, और 2 करोड़ के ऊपर 25%। यहाँ 25 और 37 नहीं बांटा गया। ठीक है, फर्म की बात करें, ये सब ओल्ड टैक्स रिजिम है जो भी हम पढ़ा रहे हैं। न्यू में हमने इंडिविजुअल का खत्म कर दिया। अच्छा, फर्म एंड एलएलपी की बात करते हैं। 1 रुपए भी कमाओगे ना, 30% का टैक्स लग जाएगा। नेट प्रॉफिट अगर 1 लाख रुपए भी है तो 30% का टैक्स लग जाएगा। सरचार्ज 1 करोड़ के ऊपर 12% है। 1 करोड़ के ऊपर, और एचईसी दोनों का मिलाकर 4% हो जाएगा। बोलो, मार्जिनल रिलीफ तो मैंने अभी पढ़ाया भी नहीं, खत्म। कोऑपरेटिव सोसाइटी सरचार्ज 1 करोड़ के ऊपर 12% है। इधर देख लो, एचईसी 4% है,
लोकल अथॉरिटी 1 करोड़ के ऊपर 12% है, HEC 4% है, सेम है, पक्की बात। वापस आते हैं, जब मैंने कहा फर्म और LLP तो वहां पर 30% का टैक्स रेट है, कितना? सरचार्ज 1 करोड़ के ऊपर 12% है, HEC 4% है, बस इतना याद रखना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में टैक्स रेट होता है 10,000 तक 10%, 10,000 से 20,000 20%, 20,000 से ऊपर 30% फ्लैट होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो टैक्स रेट लगता है 10,000 की इनकम पर 10%, 10,000 से ऊपर 20,000 तक 20%, 20,000 से ऊपर 30%, सरचार्ज 1 करोड़ के ऊपर 12% और HEC 4%। लोकल अथॉरिटी की बात करें तो सीधे सीधे 30%, 4%, 12% तैयार हो गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम अगर 12,000 है, आने दो, एक सेक्शन पढ़ोगे तुम लोग, सेक्शन 80 पी, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी कई तरह के काम करती है। किसान भी आपस में कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, हम लोग भी आपस में मिलजुल कर कोऑपरेटिव रेजिडेंशियल सोसाइटी बना सकते हैं। मिलकर काम करना, कोऑपरेट करना। बैंकिंग कंपनी में भी मिलकर बैंकिंग एक्टिविटीज करते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं उनको। बात समझे? तो कोऑपरेटिव कई तरह से काम होता है, मिल करके बड़े काम को अंजाम देना। अगर कंपनी की बात करें तो नॉर्मली कंपनी के ऊपर टैक्स रेट कितना है, इसको हमें एक बार श्योर कर लेने देना, ठीक है? अभी हम जो बता रहे हैं उतना ही दिमाग में रहना, ये हम इस सेशन में, नेक्स्ट सेशन में क्लियर कर देंगे। फॉरेन कंपनी का कितना है? फॉरेन कंपनी के ऊपर टैक्स रेट ज्यादा है। सरचार्ज नीचे देखेंगे, HEC इतना ही रहेगा। सरचार्ज क्या है? 1 करोड़ से ऊपर अगर डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी में 7 और 12 का टैक्स रेट है सरचार्ज, और इसमें 2 और 5 का है। नहीं समझे? 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक 7% डोमेस्टिक। यहाँ टैक्स रेट कम है तो सरचार्ज अधिक है, और जहां टैक्स रेट अधिक है वहां सरचार्ज कम है। तो डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स जो सरचार्ज है 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, 1 करोड़ तक तो है ही नहीं, ऊपर हमने बताया था 1 करोड़ के ऊपर 12% है, यहाँ भी 12% है लेकिन 10 करोड़ के ऊपर है, उससे नीचे 7% है। फॉरेन कंपनी के ऊपर चूंकि टैक्स ज्यादा लग चुका है तो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 2% है, उसके ऊपर 5%, बस। हम लोग का आंसर यही आया था क्या? हाँ, यही आया था। बिल्कुल ठीक है। चलो ये क्वेश्चन तुम लोग करके बताओ, क्लास वर्क है। देखो है क्या, हम यहां से हट रहे हैं, कहां से? इस सीट से नहीं, 115 BAC से। मतलब हम शिफ्ट कर रहे हैं, जो न्यू टैक्स रिजिम है, हम नॉर्मल प्रोविजन में जा रहे हैं। और नॉर्मल प्रोविजन में अगर मेरी एज 42 है और टोटल इनकम 51 है,
तो क्या टैक्स लगेगा? तो तुम लोग कहोगे सर 60 साल से कम है, 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% यानी 12,500। सुनो, 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक 20% यानी 5 लाख का 20% 1 लाख, 1 लाख 12,500 हो गया, 10 लाख तक खत्म। 51 लाख में से 10 लाख हटा दो तो 41 लाख, 41 का 30% देखो तो 12,20,000। कितना आ रहा है? और 1,12,500 पहले वाला जोड़ लो तो 13,45,500, 13,45,500 आ रहा है ना? ये मेरा टैक्स बना। चूंकि 50 लाख से ऊपर इनकम है तो सरचार्ज लगेगा 10% का। लगना है? देखो 13,42,500 आया ना? चूंकि 50 लाख से ऊपर इनकम है तो 10% सरचार्ज लगाओगे नॉर्मल में, तो देखो इस पर टैक्स लगा है। इनकम देखोगे 51 लाख, 50 के ऊपर है तो सरचार्ज लगा दो इस पर 13,42,500 पर। बोलो, लग गया? आ गया। इस पर अब HEC जोड़ लेना 4%। ठीक है ना? हो गया, आ गया। इसने क्या किया? मार्जिनल रिलीफ दिया है। क्या दिया है? हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, हम लोग का आंसर आ गया, दैट्स इट, डन है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आया आंसर तुम्हारा? 15 लाख। ठीक है, डन। 15,35,820 ये इनकम टैक्स बनेगा। ये मार्जिनल रिलीफ क्या होता है अब ये समझ में आना चाहिए। नहीं सोचना, मेरी बात ढंग से समझना। मैं केवल हिंट दे रहा हूं, फिर ये चीजें जितनी हम डाउट पे रखेंगे वो नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे, चिंता ना करना। क्योंकि पहले तो ये समझ में आया कि हमको पढ़ना क्या है, करना क्यों है, क्यों करना है। तो हमने अभी अभी निकाला कि 51 लाख की इनकम थी तो आपके ऊपर टैक्स बना 15,35,820 क्या 830, ये इनकम, ये टैक्स बना आपके ऊपर, ये टोटल इनकम। हमने अगर केवल 50 लाख कमाया होता, सुनना, केवल, तो 1,12,500 वो लगता और 40 लाख का 30% यानी 12 लाख, यानी 13,12,500 हमारे ऊपर टैक्स लगता। और सरचार्ज तो बोलो भी मत क्योंकि 50 लाख तक है, प्लस HEC 4% लगता। कितना आ गया? कितना टोटल मिलाकर? 4% बताओ ना बाबू, 50,000 के आसपास आएगा, 53,500 शायद। कितना आ रहा है 4%? हाँ, 52,500 ये आ गया। सोचो, ओ हो, केवल 1 लाख रुपए मैंने कमा लिया तो मेरा टैक्स आ गया 15,35,820। इनकम कितनी बढ़ी, टैक्स कितना बढ़ गया, जरा नेट निकालो तो। एक लाख 800। तो हम गवर्नमेंट से कहेंगे हमसे का भूल हुई जो ई सजा हमका मिली। भैया एक काम करो, हम अपना 1 लाख तुम्हें दान कर दे रहे हैं, ये 70,820 छोड़ दो मेरे को। नहीं समझे? तुम हमसे 1 लाख ले लो ना, तुम 170 क्यों ले रहे हो, पूरी इनकम ही रख लो। ये मेहरबानी किस चीज की? तो गवर्नमेंट कहेगी लाओ 1 लाख, हम 70,820 छोड़ दें। कितना? समझ में आई बात? तो ये सिस्टम वही है। इनकम देखो 1 लाख अगर कम कर दो तो 50 लाख हो गई, 50 लाख पर इनकम टैक्स बना है 14,12,500। तुम लोग का कितना आ रहा था? 13,65 कैसे आ रहा है?
सरचार्ज लेकर बताओ। हाँ, HEC लेकर। जो भी हो, समझे मेरी बात? तो जो एक्सेस अमाउंट होगा ना, देखो, वो हटा दिया जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं मार्जिनल रिलीफ। ये 70,820 जो आपका कैलकुलेशन है वो माइनस हो जाएगा। हम पूरी पूरी इनकम टैक्स गवर्नमेंट को दे देंगे 1,70,820 माइनस कर देंगे। समझे? अब ये क्यों आया? क्योंकि जैसे ही 50 लाख के ऊपर आप इनकम अर्न करते हैं, आपके ऊपर सरचार्ज लग जाता है। तो मार्जिनल रिलीफ का आएगा क्वेश्चन। वैसे ही जब 1 करोड़ से ऊपर आप इनकम कमाओगे तो नया सरचार्ज लग जाएगा, तो फिर वहां भी मार्जिनल रिलीफ पड़ना पड़ेगा। 2 करोड़ करोगे तो वहां पर भी मार्जिनल रिलीफ, 5 करोड़ करोगे तो 10 करोड़ करोगे तो। बात समझ में आया? तो मार्जिनल रिलीफ कहां आएगा? जहां पर आपकी इनकम से ज्यादा इनकम टैक्स लगने लगे। हाँ, आने दो, बस आई ना प्रॉब्लम। वही चीज तो हमें पढ़ानी है, कहां तक चेक करना है। तो जिस समय आपकी इनकम से कम टैक्स बनने लगे तब तक चेक करना है। नहीं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी अभी क्यों बीमार हो रहे हो? ये समझ में आई बात? ये होता है मार्जिनल रिलीफ। तो नेक्स्ट सेशन हम लोग का बहुत ही चैलेंजिंग होगा, और ये चैलेंज बढ़ते चले जाएंगे। तुम लोग के लिए, तुम लोग की जिम्मेदारी है कि घर पे जाकर ये टैक्स रेट जितनी बार लिख सकते हो लिखो। अभी तो ये टैक्स रेट है, TDS के रेट्स हैं। बात समझ रहे हो? तो टेंशन नहीं है ज्यादा। हाँ, दिमाग में एक चीजों को सिस्टमेटिक वे से स्टोर करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन मेहनत लगेगी। ठीक है? टाटा बोले।